नमस्कार, मैं मुकुल गोयल आप सबको बड़े प्रेम और सम्मान से नमस्कार करता हूं और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत। आज का जो मेरा वीडियो है यह एक इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा है तुलसी गैबार्ड के बारे में, श्री राम माधव जी का। उससे इंस्पायर होके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तुलसी गैबार्ड मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी पसंदीदा पॉलिटिशियन है यूएस की, और यंग हैं, अभी कुल 43 इयर्स की है। और उनकी स्क्रीन अपील ऐसी है जैसे कि कोई मूवी स्टार की हो। अब वो बहुत ज़्यादा सुंदर या तीखे नैन नक्शों वाली या कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी जो स्क्रीन अपील है वह इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव और इतनी ज़्यादा कैचिंग है, इतनी ज़्यादा एल्योरिंग है कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। बहरहाल अब हम उनकी बात करेंगे। तुलसी गैबार्ड जो हैं वो पहली कांग्रेस वुमेन ऐसी बनी जिन्होंने गीता को लेकर शपथ ली 2010 में। डेमोक्रेटिक पार्टी की वो मेंबर थी। उससे पहले का इतिहास उनका यह है कि वह एक डिवोट हिंदू हैं। उनके फादर समोटा बीच, कोई समोटा आइलैंड है, मैं शायद प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूँ उसका उच्चारण, और उनकी मदर आयरिश थी। तो वो 3-4 भाई बहन थे। उनके पेरेंट्स ने, कोई श्री क्रिस बटलर जी थे, उनके प्रभाव में आके इस्कॉन ज्वाइन करा और उसके बाद वह सब हिंदू हो गए। लॉर्ड कृष्णा की वो बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं, उनको बहुत ज़्यादा मानती हैं, उनको अपना ईस्ट मानती हैं और गीता को हमेशा अपने साथ में रखती हैं। और उनको इसको फ्लॉन्ट करने में कि मैं हिंदू हूँ और मैं गीता को मानती हूँ, लॉर्ड कृष्णा इज़ माई गॉड, उनको कोई शर्म नहीं है, बल्कि वो अब कुछ अत्यधिक प्रचार इसका करती हैं। तो एक तो यह उनकी खास बात है। अब उनका जो जीवन चक्र है उसको समझेंगे। 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ टेररिस्ट द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उन्होंने गिराया, हज़ारों लोगों की जान गई, तो उसका इम्पैक्ट उनके मस्तिष्क पे, क्योंकि वो उस समय कुल 20-21 साल की थी, इतना गहरा पड़ा कि उन्हें इस्लामिक टेररिज्म से एक तरीके से घृणा पैदा हो गई। इसके जवाब में उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी और इराक वॉर में वो शामिल हुई और इतनी ज़्यादा पदोन्नति करी कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक, जो उनकी अपनी रैंकिंग अलग है, भारतीय सेना की रैंकिंग अलग होती है, हम उसमें नहीं जाएंगे कि लेफ्टिनेंट कर्नल भारतीय सेना के किस रैंक के बराबर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, बट वो काफ़ी ऊंचा उठी और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक गई। इराक वार में उन्होंने थोड़ा सा, जब उनका हर एक आदमी के जीवन में, हर एक इंडिविजुअल के जीवन में फेजेस आते हैं, तो उनका एक फेज़ ऐसा आया कि उनको इराक वार कुछ राइटियस वॉर नहीं लगी। वो क्योंकि गीता का अध्ययन करती रहती थी, तो वो उनको लगा यह गलत है, हम जो है यह वॉर मीनिंगलेस है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि सिर्फ इराक ही दोषी नहीं है, हम इराक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, या जो भी उनका चिंतन रहा हो। उसके बाद जब वो अमेरिका लौट के आई और उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन करी, कांग्रेस की मेंबर बनी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही, फिर उन्होंने अपने विचार खुल के व्यक्त करे कि असद जो सीरिया में जो वॉर है, ये भी एक तरीके से वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, क्योंकि वो भी अल कायदा और आईसिस से लड़ रहे हैं। तो यह बात जो उस समय के हमारे प्रेसिडेंट थे, हमारे मतलब यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनकी समझ में नहीं आई। उन्होंने उसका, तुलसी गैबार्ड का थोड़ा सा विरोध करा, बट वो अपने वक्तव्य पे अटल रही कि वह भी वॉर ऑन टेरर ही मानना चाहिए, क्योंकि वो अलकायदा और आईसिस से लड़ रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो अपनी पॉलिटिक्स शुरू करी वो हवाई, एक जो प्रांत है वहाँ का, वहीं पे उनका जन्म हुआ था, वहीं से शुरू की थी। 2020 आते आते उन्होंने अपना जो दावा है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी ठोका, लेकिन चूँकि डेमोक्रेटिक पार्टी के बाइडेन जी को उम्मीदवार बनाया गया तो वो रेस से बाहर हो गई।
लेकिन 2020 के बाद वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत नज़दीक हो गई और उनकी बातों को पसंद करने लग गई और अंत में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन कर ली। रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करने के बाद तुलसी गबार्ड ने जो है वो पूरा ट्रंप का साथ दिया और ट्रंप की जीत के लिए वो इंस्ट्रूमेंटल रही। उनकी अपनी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। मेरा मानना यह है, अब इस समय उनको ट्रंप ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट है। सारा इंटेलिजेंस उनके हाथ में रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी से वो सबसे पहली बार 2014 में मिली और उसके बाद जैसा राम माधव लिखते हैं कि वो एक बार इंडिया फाउंडेशन के प्रोग्राम में भी भारतवर्ष आई, उसमें शरीक हुई। उसके बाद दोबारा वो प्रधानमंत्री मोदी से मिली। 2015 में उन्होंने अपने जो बहुत समय से उनके मित्र थे उनसे विवाह करा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको बधाई भी भेजी। अभी हाल में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और जब उनको डीएनआई के लिए क्वेश्चनिंग करी गई सीनेटर्स ने, वहाँ पे अमेरिका में सिस्टम ऐसा है कि यदि कोई राष्ट्रपति किसी आदमी को कोई पद देना चाहता है किसी व्यक्ति को, तो वो सीनेटर्स से अप्रूव कराना पड़ता है। अप्रूवल में क्वेश्चनिंग हुई, तो वो सब वीडियोस हमने देखी हैं, सब वो यूट्यूब पे पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली सबका सामना करा, अपनी बात को रखने में गुरेज नहीं करा, अपने निर्णयों पे अटल रहीं और अल्टीमेटली वो उनको सीनेट से अप्रूवल मिला। अब वो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं। कुछ लोगों ने इस बात पे ऑब्जेक्शन करा कि अभी प्रधानमंत्री जी हाल में अमेरिका गए थे, तो वो उनको एज ए डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस उनसे नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि ये तो खिलवाड़ है देश की सुरक्षा के साथ। लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। किसी से मित्रता है तो उनसे मिलने में कोई परहेज में नहीं। अब प्रश्न यह है, जो उनकी अपील है, जो उनका पॉलिटिकल चिंतन है, वो भारतवर्ष को लेके बहुत अच्छा है। वो एंटी पाकिस्तान लॉबी की हैं, एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लामिक टेररिज्म तो वह निश्चित ही हैं। तो ऐसे में हम सब लोगों की कामना यह होनी चाहिए कि रिपब्लिकन पार्टी में उनका पद बढ़ता रहे और क्या वह अमेरिका की प्रथम महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। अगला इलेक्शन वहाँ 2029 में होना है। मेरे को ऐसा लगता है कि 2029 या 2034 आते आते उनमें इतनी ज़्यादा काबिलियत, इतनी ज़्यादा टैलेंट, इतनी ज़्यादा वो पॉपुलर हैं कि वह एक दिन पहली महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। क्योंकि अमेरिका भी भारत की तरह एक सेकुलर कंट्री है और ऐसा नहीं है कि वो यदि हिंदू धर्म को मानती हैं तो वहाँ की राष्ट्रपति नहीं बन सकती। हमने देखा है ऋषि सुनक भी हिंदू थे और वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बहुत अच्छी सरकार चलाई। तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिए कि आपको क्या लगता है कि वह देश से मेरा मतलब यूएसए की क्या पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।